जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हस्बे मामूल फारूक समी सीनियर सहाफ़ी हैं और अरमान साबित वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। फारूक समी आज लग रहे हैं कि वुजदानी कैफियत में हैं और अरमान भी लग रहे हैं कि थोड़े से आज बुझे-बुझे से हैं। तो आज का रन डाउन शुरू करते हैं जी। बात करेंगे, कल हमने ज़िक्र किया था कराची के अंदर जो 72 इंच की जो लाइन का इश्यू आया था और अब आज एक और स्कैंडल आया है कि जी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जानिब से एक रातों रात लाइन खोदी जा रही थी पानी की और जो अहले मोहल्ला है उनका ये कहना है कि पानी चोरी किया जा रहा था और उन्होंने एहतजाज किया है सख्त किस्म का। वो वाला मामला भी उठाते हैं। इसके अलावा तकरीबन तकरीबन एक ऐसी गाड़ी जो कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए मालियत की है या इसके लगभग है, ये अरमान भी आपको बहुत डिटेल बताएंगे। और एक ऐसी गाड़ी जिस जिसकी परमिशन के लिए बाकायदा वफाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उसकी परमिशन चाहिए होती है, वो लंदन से सिंध पहुंची और सिंध का नंबर प्लेट उस पर चढ़ गया और आज वो पकड़ी गई है। कस्टम्स ऑफिशियल्स ने उसको पकड़ा है। इसके अलावा आज सिंध हुकूमत ने जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। कहाँ कितना नुकसान हुआ है मवेशियों के हवाले से, जानी माली, और जो फसलें तबाह हुई हैं उसकी एक फहरिस्त आई है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही फारूक भाई के पास इतला है कि आज कोई एमक्यूएम के हवाले से कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स है और फिर आखिर में जहीर केस के ऊपर भी हमने थोड़ी सी बात करनी है क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। कल से मुराद है मंडे, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारी चीजें और पेशरफ जो है वो मंडे को हो रही है। तो फारूक भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने बात की थी कि कराची के अंदर जो जाहिर है ना कोई इदारा है सरकारी सतह के ऊपर, ना ही कोई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि जो कराची को ओन करते हो। देखिए कल हमने पानी की बात की थी और आज दिन के अंदर एक बड़ा एहतजाज हुआ है ज़ियाउद्दीन के अतराफ और मकीनों ने किया है वहां के जो अतराफ के थे और उन्होंने कहा है कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल रातों रात पानी की लाइन चोरी कर रहा था और बाकायदा उन्होंने सड़क खोद दी थी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जो मैंने बात की थी कि कराची को हवाले से कल भी मैंने ये बात की थी कि कराची इस वक्त क़यादत से महरूम है, जिसे हम क़यादत कहते हैं, या कराची में एक क़यादत अभी पैदा हो रही है और कराची के अंदर एक रिएक्शन पैदा हो रहा है। हम्म। तो जो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं सबको एक ही दफ़ा में वालेकुम अस्सलाम। तो जो कराची में रिएक्शन पैदा हो रहा है, ये रिएक्शन आज उसका एक अमली नमूना है। अच्छा, ये रिएक्शन सिर्फ आज के दिन का नहीं है, बल्कि ये रिएक्शन कई पुराने वाक़यात और कई पुराने तजुर्बात की वजह से ये गुस्सा था, ये एंगर था उधर नॉर्थ औरंगाबाद के उस इलाके के लोगों का। आपको मैं हम्म। बताऊं कि ब्लॉक एफ और ये जो दीगर इलाके हैं करीबी, जो कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल के करीबी इलाके हैं, वो नाला बंद हो जा वहाँ पे नाले के ऊपर तजावज़ात हैं, इस बुनियाद पर वो डूब जाते हैं। ये वो इलाके हम्म। हैं जो शहर का पोश तरीन इलाका है और मैं समझता हूँ कि डिफेंस से ज़्यादा जिसे कहते हैं हम जद्दी पुश्ती अमीर लोग, वो पढ़े वहाँ लिखे पर भी, पढ़े रिहाइश लिखे भी। पढ़े जी आला लिखे और तालीम जद्दी याफ्ता पुश्ती, आला। जी जी। आला तालीम याफ्ता वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं और वो टैक्सेस भी देते हैं, वो टैक्स चोर भी नहीं है। उन्होंने अपने उनके अगर टैक्स रिटर्न्स देखें तो भी पूरे होते हैं और बहुत ही काबिल लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और वो हर बारिश के बाद सिर्फ इस वजह से एक आजमाइश चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो नाला है उस पर तजावज़ात कायम हैं और उसका इल्ज़ाम वो देते हैं ज़ियाउद्दीन अस्पताल की इंतजामिया पर। वो कहते हैं कि जनाब इनकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। उसके बाद वक़्तन-फ़ौक़्तन वहाँ के जो अतराफ़ी आबादी है, वहाँ पे ये मसाइल वक़्तन-फ़ौक़्तन उठते रहे हैं और इस वजह से कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल में डॉक्टर आसिम की क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी बड़ी गहरी है, तो लोग इस वजह से जी पाकिस्तान जी। पीपुल्स पार्टी के भी ऊपर उनका रिएक्शन होता है। कुछ दिनों क़बल अगर आपको याद हो, समा टीवी के रिपोर्टर मोहम्मद अली हफ़ीज़ ने ये रिपोर्ट किया था कि जब एक पार्क के इफ्तिताह के मौके पर वहाँ पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के झंडे बड़ी तादाद में लगाए गए थे और मुर्तज़ा वहाब वहाँ पहुँचे थे उस पार्क का इफ्तिताह करने के लिए, तो वहाँ के जो मकीन थे उन्होंने एहतजाज किया था जिसका इल्ज़ाम मुर्तज़ा वहाब और उनकी टीम ने जमात इस्लामी पर आयद किया था और उन्होंने कहा था ये हाफ़िज़ नईम के लड़के हैं जो हाफ़िज़ नईम ने वहाँ भेजे हैं। जो मेरी हम्म। इत्तलात है वहाँ पे कि इसमें ज़रूर जमात इस्लामी के हमदर्द ज़रूर मौजूद थे और वो ये भी ज़रूर था कि वो हाफ़िज़ नईम से जो है वो उनकी पर्सनैलिटी से उनके मुतासिर थे या वो शख्सियत परस्ती में हाफ़िज़ नईम को फ़ॉलो करते थे। लेकिन
ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हाफिज नईम के ही लड़के थे या वो सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुन थे, बल्कि ये था कि मोबिलाइज जो किया गया था हाफिज नईम की जानिब से कराची बचाओ तहरीक में, तो वो उसका हिस्सा थे। और उन्होंने वहां पर मुर्तजा वहाब को बहुत ज्यादा एहतजाज किया था उन पे, और पीपल्स पार्टी के झंडे हटाने पे भी कहा था। उन्होंने कहा था ये हमारे खून पसीने का टैक्स से तुमने बनाया है, तुम ये पीपल्स पार्टी का इस पर फंडिंग नहीं है, तुम पीपल्स पार्टी के झंडे यहाँ नहीं लगाओ इफ्तिताह के मौके। अब ये ठीक रिएक्शन है। बढ़ते बढ़ते आगे गया, और आज जब वो पानी की लाइन डल रही थी तो वहां पर मैसेजेस चले, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं गलियों के मसाइल से मुतालिक और सिक्योरिटी से मुतालिक और विजिलेंस से मुतालिक। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं नॉर्थ अहमदाबाद में। वहाँ पे जी जो जी। मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती हैं उन्होंने जो है वो पुलिसिंग का, कम्युनिटी पुलिसिंग का भी इंतजाम किया है। हमारे एक दोस्त हैं मुराद सोनी, वो भी जी उसमें जी। बड़े एक्टिव पार्टिसिपेट करते रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने जनाब सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और पुलिस को जो है वो मदद फराम करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह वो ये करार देते हैं कि क्योंकि इदारे नाकाम हो गए हैं तो मजबूर है कि शहरियों को भी और सिविलियंस को भी आगे बढ़ के इकदाम करने होंगे अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए और अपने जो अपने हुकूक हैं उनकी हिफाजत के लिए। तो ऐसे ही जो ग्रुप्स बने हुए थे, आज उनमें दोपहर में जो है सुबह से वहां पे ये ऐलान शुरू हुआ कि जो सर्विस रोड खोदी गई है वहां पर एक पाइपलाइन जो डाली जा रही है, और ये पाइपलाइन जो है वो कनेक्शन बनाएगी, जो कि इस कनेक्शन के जरिए जो पानी है उसकी लाइन डायरेक्ट जियाउद्दीन अस्पताल को चली जाएगी। और उन्होंने इस खदशे का उस मैसेज में इजहार किया गया है कि आज निकल गए तो ठीक है, वरना तुम भी सारी जिंदगी टैंकर दिलवाते रहो। उसके बाद ये रिएक्शन आया कि वहां पे आबादी में जो मुकामी लोग हैं वो बड़ी तादाद में जमा होने लगे, और उसके बाद जब मुकामी लोगों की बड़ी तादाद देखी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मार्केट में आ गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या बहादुराबाद जिसे कहते हैं आप, एमक्यूएम बहादुराबाद, वो भी आ गई। और उसके साथ साथ जो है पीटीआई भी थी, जमात इस्लामी तो थी। और आप ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी के अलावा वहाँ पे जो जो सियासी पार्टियों पर इन्फ्लुएंस के लोग थे या जो जो सियासी पार्टियों से वाबस्तगी रखते थे और वहाँ पे अपने पार्टी के मफादात के लिए काम करते थे, वो सारे आने पे मजबूर हुए। इसमें यकीनी तौर पर वहाँ की आवाम की जो आप ये कहें कि होशियारी है, या वहाँ की आवाम की जो जो उन्होंने अपने आप को अपने अवेयरनेस पैदा की है कि हमें अपने मसाइल के लिए खुद निकलना होगा, वो इम्पोर्टेंट था कि वो बाहर निकले। और उन्होंने फिर वो पाइपलाइन, आपके पास वो वीडियोस भी होंगी दस्तियाब यकीनी तौर पे, और ये सोशल मीडिया पे भी वो वीडियोस वायरल हैं कि उन्होंने वो मुबैना पाइपलाइन जो कि जियाउद्दीन अस्पताल को नाजायज कनेक्शन के जरिए दी जाने था वहां पे पानी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया, उस लाइन से निकाल के फेंक दिया। और उन्होंने वहां पे खबरदार किया है मकीनों ने जमा होकर कि अगर ऐसी कोई चीज हुई तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर ये वो रिएक्शन है जिसकी मैंने गुज़िश्ता रोज भी निशानदेही की थी, और ये निशानदेही की थी कि इस वक्त क़यादत नहीं है। अगर ऐसा कोई भी चीज़ हुई तो फिर आपको कराची में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कराची का अमन बहाल रखना मुश्किल हो जाएगा। कराची एक बारूद का जो है वो गोदाम है जिससे कोई भी चिंगारी बड़े बड़े धमाकों को जन्म लेगी। खैर, एक बात मैं इजाफा कर दूं कि गुज़िश्ता रोज मैंने गलती से अरमान भाई को बोल दिया था कि जनाब अरमान भाई, जिन्होंने पश्तून बेल्ट वाली बात की थी, जिसके बाद आज जो अरमान भाई थके हुए हैं उसकी वजह ये है कि आज इन्होंने मुझे बाइक पे बिठाया और उन्होंने मुझे शेरशाह से लेकर सोराबकोट तक का विजिट कराया, और फिर बाइक सोराबकोट से पर, वापस। मोटरसाइकिल हाँ, पर? और बाइक, जी, और मोटरसाइकिल पे चलाने वाला मैं था और ये पीछे बैठे थे क्योंकि ये ओ, सीनियर थे। ये तो क्या आप हो गया सोच अरमान सकते हैं कि भाई? मेरा क्या हाल हुआ। लेकिन क्योंकि मेरी अभी उम्र थोड़ी सी कम है अरमान भाई से, तो मेरी बचत हो गई, और अरमान भाई आप देख सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ। तो ये एंड में थोड़ा सा लैटर नहीं, मोड में मैंने कर दिया। ये जो अभी अफशीन ने भी कहा और बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि अरमान भी आज जो है ना वो थके थके से लग रहे हैं, उनके चेहरे से भी तासुर आ रहा था, लोगों ने वैसे ही पढ़ लिया, ये हाँ आपने भाई। कहा नहीं। और देखें, ये लोगों ने वैसे ही पढ़ लिया था और कह रहे थे कि जो अरमान भाई हैं आज गहरी सोच में। लेकिन ये देखें आप, ताहिर भट्ट ने भी यही कहा था, अफशीन ने भी यही कहा था, सबके कमेंट्स वैसे ही आ गए थे कि अरमान भी थोड़े से थके थके से लगे। तो क्या देखा अरमान भाई फारूक कल भाई आपने? कल वाली बात दिल पे ले ली थी, उसके बाद उन्होंने जो है वो हाल किया मेरा, वो मैं जानता हूँ। नहीं 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 नहीं, तो क्या नहीं नहीं नहीं, चले हमें थोड़ा सा ये बताएं, अगर आपने सोराब गोट से शेरशाह तक या बल्दिया तक का विजिट किया आज, तो अब आपका जहन क्या कहता है? कराची का जो जोग्राफिया है, इस पे अरमान भाई की राय थोड़ी सी आई थी, फिर उसके बाद आपने उससे इख्तलाफ रखा था। आज आपकी राय वही है राय है, या अरमान भाई की राय के साथ आपकी कनेक्शन हो गया है? यार उसके बाद जब ये पूरा टूर हुआ तो मैं अरमान भाई की राय के करीब हो गया हूँ,
पूरी बात नहीं मानी उनकी, करीब हो गई, लेकिन उन्होंने जो रीजन बताया है ना, तो उसकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि आइंदा 8-9 साल बाद या 10 साल या 20 साल बाद या 3 दहाई गुजरने के बाद अरमान भाई की बात दुरुस्त हो जाएगी। तो रीजन जो बताया है वो लाइव बताने का नहीं है। अरमान भाई अच्छा बता दे तो बता दे, मैं जरा मासूम बच्चा हूँ। जी, मासूम अरमान बच्चों ने भाई देखा। अरमान भाई थोड़ा सा, नहीं नहीं, जाहिर है कि बहुत सारे देखें सेंसिटिव इश्यूज भी होते हैं, और हम किसी के मतलब हम उस तरह की बात नहीं करना चाहते जो एक ऐसी बात हो जो मतलब फिलहाल गैर मुनासिब सी बात हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं ना कि जिस पे बात की जा सकती है। अरमान भाई क्या कहते हैं आप? हाँ, मैं ये कहूंगा आज भी कि देखें बिलाल, एक्चुअली हम किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। जी जी। कम्युनिटी, सारी कम्युनिटीज जो है वो कराची में रहती हैं और कराची में रह रही हैं। लेकिन एक ये नेचुरल फिनोमेना होता है कि आबादी जो है वो, उसका जो डेमोग्राफी है वो चेंज होती रहती है हर शहर की। तो इसी तरह से कराची की जो डेमोग्राफी है वो, जब उस वक्त जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन से पहले यहाँ पर हिंदू आबाद हुआ करते थे और हिंदुओं की अक्सरियत हुआ करती थी। और जब हम्म यहाँ और हिंदू मेमन और गुजराती हिंदू बहुत ज्यादा होते थे यहाँ पर। हम्म। तो जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद बहुत ज्यादा तादाद में उर्दू बोलने वाले यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया उन्होंने, और ठीक कराची है। की डेमोग्राफी बिल्कुल तब्दील हो गई। और जो अक्सरियत में लोग थे या जो यहाँ के इनहेबिटेंट थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, वो अकलियत में चले गए, और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो इधर से उधर हो गए। और फिर वो अब बहुत कम तादाद में हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि इस वक्त जो है वो जो पुराने ओल्ड सिटी एरियाज हैं उसमें उस तक महदूद हो गए। तो जी जी। इसी तरह से फिर कराची चूंकि एक शुरू में जो है वो, जब हम्म, पार्टीशन के शुरू में ये दारुल हुकूमत बनाया गया था, दारुल हुकूमत की वजह से यहाँ पर लोगों का इन्फ्लक्स हुआ और ये एक तिजारती शहर भी बनना शुरू हो गया। और चूंकि बंदरगाह हम्म, भी एक ही बंदरगाह था यहाँ पर, अब तो गवादर भी माशाल्लाह से दूसरी बंदरगाह, बहुत बड़ी बंदरगाह बन रही है वो। लेकिन एक ही बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पर इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया आबादी का। पूरे मुल्क में आबादी जो है वो 1.8% से लेकर 2.5% के दरमियान बढ़ती रही। लेकिन कराची की आबादी 6% से ज्यादा बढ़ रही है। और इसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ कराची मुंतकिल हो रहे हैं, और कराची मुंतकिल होने के बाद जो यहाँ की कराची की आबादी है, ओरिजिनल आबादी, वो तो ज़ाहिर है बढ़ रही है, पैदाइश पैदाइश का जो रेट है उसके हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन जो मुंतकली हो रही है उसके बाद कराची की आबादी 6% बढ़ रही है, और छः हम्म। परसेंट से भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो ये जो सारी फिगर्स है, मैंने आज इनको यही बता रहा था फारूक समी को, कि ये जो फिगर्स हैं, ये आबादी का जो बढ़ना है वो पूरे मुल्क से ज्यादा कराची के अंदर है। तो कराची में जो आबादी बढ़ रही है वो इन्फ्लक्स हो रहा है, जो जो दीगर शहरों से लोग आ रहे हैं, और खास तौर पर जो है वो केपीके से जो लोग आ रहे हैं। और वो अच्छा, केपीके से लोग इस वजह से ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा है, और बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनकी। आप देखें अभी भी अच्छा, जो लोग हैं जो नहीं जो नहीं, कि इसमें केपीके से ताल्लुक रखते इसमें हैं। इसमें इसमें अरमान भी दो फैक्टर है ना। एक है पूरे पाकिस्तान से लोग आना, और एक है कुछ फैक्टर ऐसा है जो कि यहाँ लेकर आया जाना। ये भी तो थोड़ा सा इशू है ना। ये मतलब हम ये नहीं कह रहे, किसी खास की बात नहीं कर रहे। एक ये भी तो है ना कि कराची की जो जोग्राफिया, जो भी आबादी के हवाले से स्ट्रक्चर है, उसमें ये वाला इशू भी तो उनसे शामिल है ना कि एक खास प्लानिंग के तहत ये भी तो हुआ है, कराची के मजाफात के अंदर जो खास आबादियां बनी हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि सब खुद आए हैं, लाए भी तो गए हैं ना माजी के अंदर, आपने देखा। देखिए, माजी के अंदर जो लाए गए थे वो तो आपको पता है कि अल आसिफ के पास जो है वो पूरी जो है वो अफगान बस्ती के नाम से अफगान बस्ती बनाई गई थी, और रेफ्यूजीज को भी यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद फिर उस पर काफ़ी मामला भी चला था, मामला उठाता है इसको, उठाया गया था। फिर रेफ्यूजीज को जो है वो वापस शहर से बाहर और निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन आप देखें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ पर अफगानी, हाँ, अब अभी अभी बताना, एक तो अफगानी है और पश्तून है, उन दोनों में आपस पे वो लोग जो मकामी लोग हैं वो तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो दीगर ठीक है। जुबानें बोलने वाले हैं उनका उनका डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें जो है वो उनकी भी एक तादाद है, लेकिन उस तादाद को देखें, उस तादाद को हम इसलिए जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे जो बोलने वाले स्पीक दीगर जबानें जो बोलने वाले हैं, जैसे अब आप अंदाजा करें, अराकान के लोग जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब अराकान कहाँ पर है? बर्मा का एक शहर है जहाँ पर बहुत ज्यादा फसादात हुए थे। तो आपको याद होगा 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा फसादात हुए थे वहाँ पर, और हम्म। मुसलमानों को बहुत हद तक मारा गया था,
कत्ल किया गया था। वहां से लोग भाग भाग के जो है वो बांग्लादेश भी गए थे, इंडिया भी आए थे और पाकिस्तान तक पहुंचे थे। तो जो पाकिस्तान तक पहुंचे थे वो लोग वहां पर रह रहे हैं अराकान के, क्योंकि अराकान उस इलाके का नाम था तो अराकान के नाम से वो लोग रह रहे हैं। अब उनके पास कोई नेशनलिटी नहीं है, न पाकिस्तान की नेशनलिटी है, न वो इस वक्त उनके पास जो है वो बर्मा की नेशनलिटी है, उनके पास कोई नेशनलिटी नहीं है। तो वो एक तरह के इस तरह के लोग भी वहां पर रह रहे हैं। और पाकिस्तान कराची के कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं जिनकी कोई नेशनलिटी नहीं है, और न उनको नौकरियां मिलती हैं, न उनको पढ़ाई एक मिलती है, न उनको। अरमान भाई, एक इशू ये भी आया है ना, देखें, जो कराची में जो कह लीजिए कि तालीम याफ्ता लोग, जो नस्ल दर नस्ल तालीम याफ्ता लोग थे, वो तो अब सेटल होने लगे हैं कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में या मिडिल ईस्ट में, जहां उनको नौकरी मिलती है इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग करके, वो तो निकल जाते हैं फौरी तौर के ऊपर। बाकी जिनके पेरेंट्स यहाँ रहने को तरजीह देते हैं, वो थोड़ी बहुत नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अदरवाइज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, कराची से उनका ताल्लुक है और वो इस्लामाबाद शिफ्ट होने को तरजीह दे रहे हैं। कराची से ताल्लुक है, यानी कि आबा व अजदाद उनके कराची से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो कराची छोड़कर इस्लामाबाद या इस तरफ के जो इलाके हैं वहां जाने को तरजीह दे रहे हैं। अब जाहिर है, अब जो आप अगर कराची को देखें तो आपको डेवलप्ड तो कराची कहीं नजर नहीं आता। यानी कि यूं समझ लीजिए कि जो छोटे शहरों से लोग, जो बिल्कुल आप कह लीजिए कि जिनके यहाँ सहूलियात नहीं होती, उनके लिए तो कराची जो है वो बहुत अच्छी सूरत हाल का हामिल है ना शहर, उनके नजदीक। क्योंकि यहाँ उन बजाय उसके मुकाबले में, उनके मुकाबले में तो बहुत अच्छी सहूलियत उनको मिल जाती है यहाँ पर। लेकिन जो कराची का रहने वाला है वो तो ये समझता है कि ये सहूलियात वो सहूलियात नहीं है जो उनकी माजी का हिस्सा हुआ करती थी, मतलब रोशनी का शहर, स्ट्रक्चर, वाटर, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीजें। तो अब जाहिर है कि जो कराची का अपना रहने वाला है या तो वो बाहर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, एक और भी चीज है, अगर आप इवेंट्स देखें, जो आप जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, ईद, बकरा ईद, 14 अगस्त या इस तरह की चीजें, कराची का अब था फैमिलीज के साथ, मेजोरिटी के साथ, सॉरी टू से। अब जाहिर है कि एक कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है अब कराची शहर का, तो ये वाले फैक्टर भी तो शामिल हो रहे हैं ना अरमान भाई? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए इसमें ये मल्टी फेसिलिटेटेड है जो मामला है, ये इश्यू जो है, इसको अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन की जा सकती है, क्योंकि ये एक बहुत वसी आपकी आवाज जो कम है अरमान भाई, थोड़ा सा आप थके हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी आप थोड़ा सा प्लीज। इसकी जो है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ना माइक को, तो इसकी जो जी है जी वो मैं कह रहा हूँ कि अब आवाज़ सही आ रही है। तो मैं ये कह रहा जी था जी, कि आ रही इस है। पे जो है वो मल्टी फेसिटेड इशू है ये, और इसमें जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो सकती है और इसके कई पहलू हैं जिन पर डिस्कशन की जा सकती है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि अभी जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो आबादी का इन्फ्लक्स है वो हो रहा है केपीके से। पश्तून आबादी बहुत ज्यादा आ रही है, और पश्तून आबादी का इन्फ्लक्स इतना ज्यादा होने की वजह से, और चूंकि वो कारोबारी माइंड भी रखते हैं, तो कारोबारी जो उनके मामला हैं उनकी वजह से भी वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं और उनके लिए बहुत अच्छा है। और कराची एक गरीब परवर शहर भी है। कराची में आज भी एक आदमी जो है, एक मजदूर जो है, वो 100 रुपए में खाना खा लेता है। वो आप इस्लामाबाद में उसको तस्वुर भी नहीं कर सकते, या किसी दीगर शहर में उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। कराची आज भी गरीब बिल्कुल परवर शहर है। कराची में आज भी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल। तो लोग जो है वो किराए का मकान उनको बहुत सस्ते में मिल जाता है, और वो जो बैचलर्स हैं वो मिलकर उसको अफोर्ड करके वहां पर रह सकते हैं। तो जो इस वक्त जो है वो पश्तून, कल भी मैं बात कर रहा था, पश्तून आबादी इस वक्त बहुत ज्यादा हो गई, और कराची जो है वो इस वक्त पश्तून आबादी का सबसे बड़ा शहर है, पेशावर से के पेशावर भी नहीं है इतना बड़ा शहर जितना बड़ा शहर इस वक्त कराची है। तो ये सर डेमोग्राफी सराइकियों, चेंजिंग हो रही है। सर और ये और ये इसमें जो है शहर वो, तो, ये शहर तो जो चिंची चलाने वाले हमारे सराइकी भाई हैं उनका भी सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का। ये तो जी हाँ, हर बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल कौमियत का बिल्कुल। सबसे बड़ा शहर है। लेकिन लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आबादी के हिसाब से। इस वक्त जो आबादी जो है वो पश्तूनों की बहुत ज्यादा है। सराइकी हैं यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन उनकी आबादी इतनी इस कदर ज्यादा नहीं है। और जो लोकल्स हैं, जो उर्दू स्पीकिंग है या जो सिंधी स्पीकिंग है, वो फिर अब जो है वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं, क्योंकि पश्तून आबादी अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई। तो ये डेमोग्राफी चेंजिंग है जो कि इस वक्त हो रही है, और आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। और शहर बड़ा होता जा रहा है, शहर बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें जो है वो आप
क्योंकि कराची है, और कराची जो है वो एक पाकिस्तान का एक शहर है। पाकिस्तान के शहर में, किसी शहर में आप एक शहरी को ना आने से रोक सकते हैं, ना जाने से आप रोक सकते हैं। अगर वो किसी दूसरे शहर मुंतकिल होना चाहता है तो भी वेलकम, और अगर यहाँ आना चाहता है तो भी वेलकम। अच्छा आप किसी को रोक नहीं सकते। जी जी। अच्छा फारूक भाई आपकी तरफ अरमान भाई, आप फारूक भाई आप अरमान भाई को सुन पा रहे हैं सही? मुझे अरमान भाई की आवाज साफ आ रही है। आपकी आवाज बिलाल फारूक, को हमें कट कट के आ रही है। ठीक है अच्छा ठीक है। अच्छा फारूक भाई, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? आपकी आवाज कट के आ रही है, लेकिन आ रही है। फारूक, मेरे ख्याल से अब बिलाल की आवाज नहीं आ रही है, बिलाल को जाकर वापस आना पड़ेगा। और अब हम ये बात कर रहे थे कि जो डेमोग्राफी चेंजिंग हो गई है अभी कराची में। अब तो कराची में रहते हैं जब तक जो है बिलाल दोबारा वापस आते हैं। तो वो जो आपने एक वाली बात बोली थी, वो बता नहीं रहा, वो जो मौलाना साहब ने भी बोली थी। कौन सी वाली बात? बिलाल, अगर आप सुन रहे हैं हमें, तो आप वापस दोबारा जाके वापस आ जाएं। ये एक नॉर्थ कराची के एक इमाम है ना, क्या नाम है उनका, नॉर्थ बहुत कराची मशहूर है, के? मसूद, मौलाना मसूद है या कोई है। उन्होंने भी हम्म। डेमोग्राफी पे बात की थी। उन्होंने भी एक रीजन बयान किया था, जिसमें से एक रीजन वो सिमिलर था जो आपने मुझे बयान किया था। चलें, छोड़ें, इस बात को रहने देते हैं और हाँ देखते हैं जनाब क्या मैसेजेस आए हैं। अफशीन आ गई जनाब, और अरमान भाई, ये देखें अरमान भाई, दो बच्चे हाँ, खुशहाल घराना, 20 साल बाद उर्दू कम्युनिटी कराची में माइनॉरिटी हो जाएगी। यही वाली बात आपने मुझे बिल्कुल बोली यही थी। वाली बात है, यही बात है, बिल्कुल यही बात है, अच्छा, ये सही बात मौलाना है। मसूद है, उन्होंने भी बात की थी। जी हाँ। ये मौलाना मसूद ने बोला था, ये मसूद नाम है शायद, मुझे नहीं मालूम है। आपको पता है, थोड़ा सा उलमा को सुनने का टाइम कम ही मिलता है, अभी नहीं नहीं, बदकिस्मती है या जो भी। ये मौलवी बहुत मसूद रेलिवेंट कमेंट है ये। और ये जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन इसका ये भी है। नहीं अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? तस्वीर जी आवाज जी, बात है। अब आज आ रही है? अच्छा अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप वो कराची, जो आप बहादुराबाद ले लीजिए, ठीक है, बहादुर यार जंग सोसाइटी ले लीजिए, या ये वाले जो पोश एरियाज जो जो कराची के अंदर जब हिजरत के बाद जो एलीट क्लास आई थी, पढ़े लिखे लोग आए थे, अगर आज आप यहाँ चले जाएं तो आप यहाँ पर आपको पैसे वाले जरूर लोग मिलेंगे, लेकिन वो वाले पैसे वाले लोग नहीं मिलेंगे। वो सारी की सारी क्लास जो है वो बाहर शिफ्ट हो गई है। 1000 गज बंगला, 1000 गज के बंगले पर, 2000 गज वाले बंगले पे, 3000 गज वाले बंगले के लोग, वो सारे वहां शिफ्ट हो गए। और बाकी जिन लोगों ने नौ दौलती हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने वहां पर प्रॉपर्टीज खरीद के बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई हैं। हम ये वाली बात कर रहे हैं कि जो कि कराची जो उसका अपना कल्चर था वो तो तकरीबन खत्म होता जा रहा है फारूक भाई। देखिए, ये जो बात की ना, मैं उनकी बात को, अरमान भाई की बात को सेकंड करूंगा। इसलिए नहीं कि ये मुझे फिर सजा में ले जाके पूरा शहर घुमाएंगे, बल्कि इसलिए कि जो बात है तो है, बात दुरुस्त की है अरमान भाई ने, डेमोग्राफी चेंज की। इससे पहले ये शहर पारसियों का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ बड़ी तादाद में पारसी कम्युनिटी आबाद थी, और इस शहर को आबाद करने में, शहर की खूबसूरती में, शहर को सबसे अच्छा रन करने में पारसी कम्युनिटी का हाथ है। और पारसी कम्युनिटी ने उसको बहुत ही अच्छे से लेके चले। आज आपको नजर नहीं आते हैं, पारसी कम्युनिटी गुम हो गई है। उनके पुराने कुछ अजदाद के घर हैं जो कि अर्श कौजी की वजह से वो बच गए हैं किसी तौर पे, जी लेकिन जी उसके ऊपर भी कब्जा हो रहा है। कुछ जगहों पे कुछ ऐसे लोग कब्जा कर रहे हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, और कुछ जगहों जी पे हाँ। मजहब के नाम पे कब्जा हो रहा है। अगर हम नुमाइश हम्म। वाली साइड की बात करें तो वहाँ मजहब के नाम पे कब्जा कर लिए गए हैं बड़े बड़े घर। अगर हम बात करें सदर की या कंटोनमेंट के हदूद के अंदर की, तो वहाँ पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया जिनका नाम भी नहीं ले सकते। नाम तो मजहब वालों का भी नहीं ले सकते उनका, अगर पार्टी या शार्टी या फिरके का नाम ले लिया तो हमारी ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन बस उधर भी नहीं ले सकते, इधर भी नहीं ले सकते। बड़े मजलूम लोग हैं कराची वाले, कराची वाले क्या, पूरे पाकिस्तानी। लेकिन दो से तीन चीजें मैं बता रह गया। हाँ, ये मुफ्ती तारिक मसूद, ये बिल्कुल सही कहा, HS एडिट्स ने। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था
अच्छा, ये हमीद साहब ने उसका पूछा है गाड़ी का, बताते हैं जी गाड़ी का आगे। हम बिलाल साहब मेजबान हैं, पूछेंगे तो बताएंगे। देखिए, अयूब खान साहब के दौर में ये काम शुरू हुआ था, जब एक मखसूस जो हमारे पास आप ये कह लें आप, जो हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि रियासत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं, तो उनको महसूस हुआ था अयूब साहब के दौर में कि जनाब इस शहर के अंदर किसी एक की मेजॉरिटी मुनासिब नहीं होगी। और जब ये शहर में बहुत ज़्यादा जो हिजरत करने वाले बसाए गए, तो वहाँ इसकी दो अवामिल थे। एक तो जैसे हैदराबाद दक्कन के लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं, या जो लोग आए थे, तो उनके नवाबों ने, जिनकी रियासतें थी, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में रकम सोने की सूरत में फराहम की थी और कहा था कि जनाब हमारे जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनको फैसिलिटेट करना आपकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो रियासतें जैसे हैदराबाद दक्कन की या दीगर रियासतें कायम रहती, तो फ्यूचर में भी उन्होंने इस बात का वादा किया था कि हम ना सिर्फ रिहैबिलिटेशन के काम में भी आपके साथ रहेंगे, बल्कि हम अपने लोगों को भी कनेक्ट रहेंगे और रियासत का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक मजबूत रहेगा। हम उसमें जूनागढ़ की बात कर सकते हैं, हैदराबाद दक्कन की बात कर सकते हैं और दीगर उन जगहों की बात कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने हमें पाकिस्तान को सोना भी दिया, बहुत सारी चीज़ों में इंडस्ट्रीज़ भी लगवाने में मदद की और सब कुछ किया। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया जब अयूब साहब के दौर में जब फातिमा जिन्ना को सबने सपोर्ट किया, तो ये समझ में आया लोगों को कि जनाब यहाँ पर ऐसे लोगों को बड़ी तादाद में अगर रहे जो कि रियासत से शहरी हुकूक माँगते हैं, तो उनको सँभालना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद जो कराची के अंदर भी जो है बरादरी की सतह की जो लोग पॉलिटिक्स है उसको मुसल्लत करने की कोशिश की गई, ज़बान की बुनियाद पे तफरीक की कोशिश की गई और कराची के अंदर लसानी सियासत को फ़रोग़ दिया गया। और अयूब खान के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर लाके बिठाए गए जिनका खुद आने का दिल नहीं था, लेकिन उनको बोला गया कि आप यहाँ जाएँ, आपको यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। और उनको एडजस्ट करने में बहुत से ऐसे लोगों का, ऐसे इदारों का हाथ था जो कि मजबूत समझे जाते हैं। और उसके बाद से जो ये तरीका शुरू हुआ, तो उसके बाद से लेकर आज तक ये तरीका जारी है। ताहम डेमोग्राफी चेंज होना, अगर हम किताब पढ़ें, माशरतुल उलूम ना पढ़ें, बल्कि हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ लें, तो हमें पता चलेगा कि डेमोग्राफी हर दौर में तब्दील हुई है। अगर हम सिंध की बात करें, अगर कराची को छोड़ के, हैदराबाद को छोड़ के अगर बाकिया सिंध की बात करें, तो वहाँ पर अगर जो प्योर सिंधी हैं वो भी आपको कम मिलेंगे, बलोच सिंधी ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि आपको कराची के अंदर उर्दू बोलने वाले सिंधी मिलेंगे। तो ये वाले मसाइल हैं और ये रहेंगे। मुझे लग रहा है कि आज मेरे सिवा सबके इंटरनेट कमज़ोर हैं। अच्छा, फारूक भाई सुन पा रहे हैं मुझे अब? मैं सुन ज़रूर पा रहा हूँ, आपकी तस्वीर स्टिल है। अच्छा, मैं दोबारा से आता हूँ, ज़रा प्लीज़ आप इस कमेंट पे जो है वो आप रिप्लाई की। एमक्यूएम के क़ायद पर पाबंदी है, उसकी वजह से बाकी सब आम लोगों को भी पकड़ लेना, ये किस तरह कानून है किसी। देखिए, हम बुनियादी तौर पे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो आज़ादी इज़हार पे आज सिर्फ यकीन रखते हैं। आपका जो सवाल है बहुत ज़रूरी है। और जो मुस्तहकम रियासतें होती हैं, कोई भी हों, तो वो उन रियासतों के अंदर ये कोशिश की जाती है कि उन रियासतों में ये कोशिश की जाती है कि इंसान के जो बुनियादी हुकूक हैं वो उनको फराहम किए जाएँ। और बुनियादी हुकूक में एक आज़ादी इज़हार भी एक बुनियादी हक़ है और पाकिस्तान का आईन और क़ानून देता है। ये बदकिस्मती रही है कि कुछ ऐसे एक्टर्स हमारी रियासत में हमेशा से रहे हैं जो कि अपनी मर्ज़ी का इक़दाम कर लेते हैं और उसको रियासत लेकिन पर ओन नहीं करती है। और रियासत जिस चीज़ को ओन नहीं करती या रियासत जिसको एडमिट नहीं कर रही, हम उसको रियासत या रियासती इदारों के ऊपर नहीं थोप सकते। ये कुछ लोगों का एक्ट हो सकता है कि कुछ लोग बहुत एग्रेसिव मोड में हों। और बिलाल मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि हमारे साथ ये भी एक प्रॉब्लम है इस मुल्क के साथ कि यहाँ पर जिस तरह किसी इदारे का चीफ बदलता है, तो उसके बाद पूरी पॉलिसी चेंज हो जाती हैं। अगर मैं मीडिया के इदारों की ही बात करूँ, तो अगर आप मीडिया के इदारों में, क्योंकि मैं मीडिया से वाबस्ता हूँ, तो मीडिया के इदारों की बाबात करना पहले अपने इदारे से तजवीज़ देना तो ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे इदारों में, मैं अपने इदारे के अलावा बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना हो कि फिर वो कहते हैं ना आप इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट अच्छा ना आ जाए। अच्छा, फारूक भाई आवाज़ आ रही है मेरी?
मुझे आपकी आवाज आ रही है। तस्वीर भी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने एक दूसरे टॉपिक के ऊपर भी जाना है, ये साथ लेंगे और इसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी लेते हैं थोड़ी देर के बाद। और आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, कस्टम ने की है। और मेरी इत्तला के मुताबिक आपके पास पूरी डिटेल है कि एक ऐसी गाड़ी जिसके लिए वजारत दाखिला, वफाकी वजारत दाखिला से परमिशन जरूरी होती है, वो गाड़ी लंदन में चोरी हुई और कराची में पहुंचकर कराची के एक बंगले में पहुंच गई और उसके ऊपर सिंध हुकूमत ने एक नंबर भी अलॉट कर दिया। क्या थोड़ा सा बताएं ये क्या माजरा है कि इतनी सेंसिटिव और इतनी महंगी, और कितनी महंगी है, जरा वो उसकी डिटेल बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, अगर उस गाड़ी की बात करें तो इस वक्त मार्केट में उसकी वैल्यू 40 करोड़ से ज्यादा है। बेंटले मैसलन V8 कहलाती है ये गाड़ी। 40 करोड़? 6.8 इस वक्त 40 करोड़? मार्केट में 40 करोड़ से ज्यादा उसकी मालियत है। और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी मालियत बनती है टैक्सेस और तमाम चीजों के साथ, वो 30 करोड़ रुपए से जायद की है। नाम तो बताएं बंगले वाले का? बिल्कुल नाम बताएंगे जी। जमील शफी नाम है उनका। पेशे के एतबार से बिल्डर कहा जाता है उनको। और ये नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो कि FBR और कस्टम्स की जानिब से जाहिर की गई हैं, उसके अंदर उनका नाम आ चुका है। तो जनाब, इस हवाले से 2 छापे पड़ चुके हैं अब तक। पहला 30 अगस्त को मारा गया था, गुज़िश्ता आज के रोज मारा गया है। इन छापों की तफसीलात बताने से पहले मैं 30 अगस्त के छापे के हवाले से और उसका बैकग्राउंड आपको बताऊं कि उसमें हुआ ये था कि ये जो UK से जो गाड़ी गई थी, गायब हुई थी, उसमें वो यहाँ कराची में जब हुई तो यहाँ पे एक दोस्त मुल्क के जो अच्छे दोस्त होते हैं, यानी उनके जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी जानिब से ये लीड दी गई हमारे इदारों को कि जनाब हम फला जगह पे गाड़ी मौजूद है। और मेरी सोर्स ने बताया कि जो लीड जिस तरीका देने का था वो कुछ यूं था। जो ये मेरी सोर्स का कहना है कि आप उठा रहे हैं या फिर हम देखें उसको, क्योंकि उस गाड़ी के में बहुत ही जदीद गाड़ी है वो। और ये भी सुनने में आया है कि वो किसी आला अफसर के पास जेर इस्तेमाल रही है लंदन में। अब वो गाड़ी जब गायब हुई है तो वो गाड़ी के जब यहाँ पे पाकिस्तान आई है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि उस गाड़ी के जो टैक्सेस वैक्सेस लगकर हैं वो 30 करोड़ समथिंग बन रहे हैं, और जो कि गवर्नमेंट है। और जो यहाँ पे मार्केट वैल्यू है 40 करोड़ से ज्यादा है। जो गाड़ी है ये किसी सफीर हैं एक मुल्क के, नाम मुझे पता है लेकिन मैं ले नहीं रहा क्योंकि सहाफियों का तरीका ये होता है कि वो चाहते हैं कि वो सफीर हैं मुल्कों के दरमियान, तो ऐसा ना हो कि हमारे किसी से नाम लेने से किसी सफीर का ये ना हो कि मुल्कों के ताल्लुकात खराब हों और उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर नाम ना ले तो। लेकिन वो लंदन नहीं है, यानी बरतानिया नहीं है, कोई और यूरोपीय मुल्क के सफीर थे जिनके नाम पे ये कागजात बने। और उसके बाद वो कागजात जो है वो ट्रांसफर हुए और उसके बाद ये गाड़ी यहाँ पे ट्रांसफर हुई, नंबर अलॉट हुआ। 2020 से लेकर 2022 तक वो गाड़ी चलती रही। उसके बाद इस दौरान जब भी गाड़ी स्टार्ट होती थी तो उसके अंदर गो के कुछ सामान निकाल लिया गया था जो कि उनके मुताबिक जो जिन्होंने भी उठाया होगा उनकी नज़र में वो उससे इंडिकेशन देता है। लेकिन वो गाड़ी बहुत जदीद थी और उसमें कुछ ऐसे हालात भी नस थे, सुना है सोर्सेज के मुताबिक। उनको ये शक है कि उसमें कुछ ऐसे हालात नस थे जो कि जो है जो कि इंडिकेट कर रहे थे ये गाड़ी कहाँ पर है। और भी मतलब उनके लोकेशन इंडिकेशन और लोकेशन भी टाइप की थे और चीजें हैं। उनके और भी बहुत से पर्पसेस थे। उन उन जो वहाँ उसके अंदर गाड़ी के अंदर सामान लगा हुआ था उसके और भी बहुत से पर्पसेस थे। वो तो नहीं थे वो जो 007 में जेम्स बोर्ड आता था और ऊपर से रॉकेट भी मारने का, फायर भी करने का, ऐसी तो कोई देखिए, गाड़ी नहीं रॉकेट थी और फायर फारूक? मारने का नहीं। आजकल तो बड़े जदीद दौर है। बड़ा सा एक तैयारा गुजरता है और वो पूरे एरिया की लोकेशन और सब कुछ बता रहा होता है और चीजें कर रहा होता है। आप मेरी इशारे को समझें, तो इस तरह की गाड़ी थी। तो उसके बाद उस अच्छा। गाड़ी को वहां से बरामद किया गया, कस्टम ने उसके ऊपर मुकदमा कायम किया और उसमें से एक शख्स ने जमानत ले ली, जबकि 2 जो शख्स हैं उसमें से अरेस्ट हैं और एक जो है वो मफरूर हैं। नवेद बलवानी और जमील शफी जो हैं कस्टम्स के मुताबिक वो अरेस्ट हैं इसके अंदर, और उनके ऊपर कस्टम्स एक्ट के साथ साथ दीगर मुकदमा कायम हुए। आज भी वहाँ पे एक छापा पड़ा है, घर पे छापा मारा गया है। और जो हमारी सोर्सेज हैं, सोर्सेज ने हमें ये बताया है, इसका भी कंफर्मेशन लेटर जारी नहीं हुआ है, यानी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई लेटर जारी नहीं किया कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक पहुंचे हैं। तमाम जो मेरी सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि वहाँ से जो वेपन्स भी बरामद हुए हैं
और उनमें से कुछ वेपन ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार रख सकते हैं या वो कैरी कर सकते हैं, मतलब वो हैवी वेपन्स में शुमार होते हैं। और इस हवाले से एक नई इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो गया है और जो पुरानी सेक्शंस थी उनमें मजीद सेक्शंस का इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है और नॉन कस्टम जो पेड गाड़ियां हैं उनके खिलाफ भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। साथ में वो तमाम लोग जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है गाड़ियों की, उनको उनकी गाड़ियां भी सर्च करने की कोशिश की जाएगी अब, क्योंकि सूरत हाल खासी गंभीर हो गई है और कुछ लोगों को कुछ यानी कुछ सुक्की का सामना करना पड़ा है, क्योंकि एक पहला केस है जो कि सामने आया है और इस केस पे काफी ज्यादा परेशानी है और लोग समझते हैं कि इस मसले को संजीदगी से लेना पड़ेगा। और इस हवाले से वो तमाम जो लोग सहूलियात फराम करते हैं गाड़ियों के ट्रांसफर में, उन तमाम अफराद को भी जो है वो उनसे उनको तहवील में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। तहवील में लेना और गिरफ्तार करने में फ़र्क है और ये तादाद भी जो है वो दर्जन भर से ज़ायद है। और सोर्सेज़ का कहना है कि उन सबसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये जो इस तरह के जितने भी चैनल्स हैं, कहीं इसमें कोई और गाड़ी तो नहीं है जिसको हम पकड़ सकें कि जो यूरोप और वहाँ से आ रही हों। इस हवाले से कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि यहाँ पे रेसिंग कराते थे, रेस करवाते थे और दीगर करवाते थे, और एक बहुत बड़ी जो वेबसाइट है या बहुत गाड़ियों से मुताल्लिक एक बड़ा इन मामलात में रहते हैं लोग इन्वॉल्व, उनके लोगों में से कुछ लोगों को भी तहवील में लिया गया है और कुछ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक की इन्वेस्टिगेशन चली गई है और इसके साथ-साथ एक और जो हमारा बिरादर मुल्क है, वो भी उस पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर साथ में शामिल हो गया है। उनकी इन्वेस्टिगेशन उनके एरिया में और हमारी इन्वेस्टिगेशन हमारे एरिया में जारी है। अच्छा, ये अरमान भाई, ये सवाल देखिए आसिफ सईद का है कि जाहिर है किसी मुल्क के सफीर की ऐसी 40 करोड़ की गाड़ी, जाहिर है उन्होंने कहा ये खड़ी है गाड़ी फलां बंगले के अंदर, हम बता रहे हैं। पहले कहा जाता है कि जी लोकेशन का बताया, और फिर वो टाल मटोल से जिन्होंने भी काम लिया फिर उनको कहा गया ये बंगला है, इस बंगले में ये गाड़ी खड़ी है, और फिर वहां कार्रवाई हुई। तो ये आसिफ सईद जो है वो एक 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 बिल्कुल ट्रू बात कर रहे हैं। जो कराची वालों की जो मोटरसाइकिलें डेली बेसिस के ऊपर छीनी जाती हैं, वो उसका कुछ नहीं पता चलता। और ये एक हालत है कि आपकी एक बैरून मुल्क से, लंदन से चुराई गई गाड़ी वो यहाँ से आपने उठा ली है। और फिर एक और बड़ा सवालिया निशान अरमान भी ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर कितना आप ये जो टैक्स इवेजन का, कस्टम्स और दीगर मामलात का कितना सेंसिटिव इशू हो चुका है कि यहाँ तो जो चीज चाहे हम मंगवा लें। बिल्कुल सही बिलाल, इस मामले ने तो बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये बहुत ही लग्जरी गाड़ी है और ये लग्जरी गाड़ी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी इजाज़त उसका बहुत ज़रूरी है, एनओसी उसकी तरफ से बहुत ज़रूरी है, कस्टम्स का एनओसी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जाके जो है गाड़ी रजिस्टर हो सकती है। ये मुख्तलिफ एनओसीज दरकार होते हैं इसमें, और वो एनओसीज अगर हैं इनके पास तो वो उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, और ये अगर वो ऑथेंटिकेटेड हैं तो फिर ये चोरी की गाड़ी किस तरह से निकली है। और जो पुलिस है लंदन की, इंग्लैंड की जो पुलिस है, जिसने जो है वो बताया है कि ये गाड़ी पिन पॉइंट की है कि यहाँ पर मौजूद है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। हमारी पुलिस लंदन अपना पुलिस ने, काम नहीं कर रही। जी लंदन पुलिस ने बताया, जी जी। लंदन पुलिस, वो पुलिस जो है वो अभी उसका जो है वो नाम उन्होंने लिया नहीं है, कौन सी पुलिस ने बताया, लेकिन पुलिस का नाम यहाँ भी हम ले भी नहीं रहे, वो पुलिस का नाम बाद में आ जाएगा। वो वजीर आजम की जो तहकीकात हुई आप थी उसके लिए हमारा उसमें भी ब्लॉग जो है देख लें। उसमें भी जो नहीं है नहीं नहीं वो नहीं, यहाँ बताए ना। हमने, ये देखिए मैं नहीं बता रहे, हूँ वो देखिए व्लॉग वैसे भी ये हमने ताहिर किया भट्ट हुआ ने, है। नहीं लोकेशन, ताहिर भट्ट ने भी यही सवाल किया है यार, ऐसी गाड़ी 40 करोड़ की गाड़ी लंदन से जी, चोरी होके उसमें क्या पाकिस्तान खास पहुंच। बात है, उसमें खास बात ये हाँ बिलाल, उसमें हाँ। खास बात ये है कि जो गाड़ी है जो चोरी हुई थी उसमें 7 चीजें जो है वो रिप्लेस हुई हैं, बाकी पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। और ये गाड़ी खुद बता रही है कि उसकी क्या क्या चीजें रिप्लेस की गई हैं। ये खास बात है ओ उस गाड़ी में, हर चीज वो खुद बताती है कि उसके अंदर क्या चीज रिप्लेस हो रही है और वो कहाँ खड़ी है, किधर जा रही है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, या मालिक को वो खुद बता रही है बाकायदा ऑनलाइन। उसका राब्ता अगर किसी वजह से मुनक़ता हो गया था तो वो जब राब्ता जुड़ा है तो उस गाड़ी ने खुद बताना शुरू कर दिया। इस तरह की चीजें हैं। और
जो पुलिस है वहाँ की वो बहुत मुस्तैद पुलिस है, हमारी पुलिस को भी चाहिए। हमारी पुलिस वहाँ जाके ट्रेनिंग तो लेती है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद उस ट्रेनिंग का करती क्या है, वो कहाँ कौन से शेल्फ में ले जाकर रख देती है हमें नहीं पता। लेकिन ट्रेनिंग बहरहाल उनको मिलती है, ट्रेनिंग लेते हैं उस पर। हमारे जो हमारे खजाने के हजारों, बल्कि हजारों डॉलर मैं कहूँगा, लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इन ट्रेनिंग्स पर। ये पाकिस्तान की पुलिस यहाँ से जाती है, उसमें जो है वो सिंध की पुलिस भी है, पंजाब की पुलिस भी है, केपी की पुलिस भी है, बलूचिस्तान की पुलिस भी है। सब जाते हैं यहाँ से और ट्रेनिंग लेकर आते हैं कि किस तरह से जो है वो डिटेक्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, किस तरह से पहुंचना है लोगों तक। लेकिन हमारे यहाँ जो रैकेट्स हैं, वो रैकेट्स जब तक खत्म नहीं होंगे ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी मेरी गाड़ी जो है जब उठेगी तो हमें नहीं पता चलेगा कहाँ गई, और पता चल भी जाएगा तो भाई आप, अगर वो बलूचिस्तान चली गई है तो आप नहीं उठा सकते उसको, वापस नहीं ला सकते। आपको पता है कि गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी है, लेकिन आप नहीं नहीं ला नहीं 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 सकते। नहीं हम इस तरफ निकल नहीं जाएंगे, नहीं, बहुत दूर चले जाएंगे। अरमान भाई बहुत सारे लोग, नहीं नहीं, अरमान भाई होता पता है क्या है, कराची वालों की गाड़ी नाजमाबाद से, शेरशाह से, कुरंगी से, लांडी से, सदर से, शाह फैसल से, किसी भी इलाके से छीनी, आधे से पौने घंटे या एक घंटे में वो हब चौकी से निकल के चली जाती है साकरान और वहां से बलूचिस्तान। ठीक है। अब आपको 1.5 महीने के बाद एक कॉल आती है बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान से बताया जाता है कि फलां थाने से बात कर रहे हैं, आपकी गाड़ी यहाँ पर आई है, आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो कराई थी। अच्छा, वो फिर बेचारा जिसकी मोटरसाइकिल, ये खुदा कर करके जिसको भी कॉल आ जाती है, अगर आती है तो उसको वो राब्ता करता है, उसे बताते हैं कि फलां ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के ऊपर 30,000, 35,000, 40,000 रुपये खर्च होंगे, आपने अगर मोटरसाइकिल लेनी है तो ये पैसे लेकर आ जाएं और आप मोटरसाइकिल ले जाएं। यानी कि अगर किसी की 50,000, 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल भी है तो वो 30,000, 40,000 रुपये रिश्वत देके वहां से, ये तो वो बात कर रहा हूँ जिसकी गाड़ी मिल जाए और जिसको वापस करनी हो, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अक्सर तो 1 घंटे के बाद मोटरसाइकिलें कराची में खुलकर बिक चुकी होती हैं। उनके पार्ट्स, जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, वो बड़ी मशहूर किस्म की मार्केट्स हैं, वहां बिक जाते हैं। और नई, जैसे आप एक दो गाड़ियां तो ऐसी है ना जो बिल्कुल ही कहते हैं कैश पर है, यहाँ चीनी, और 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद उसके सारे पार्ट्स निकले, जो नेसेसरी पार्ट्स जो बिकने वाले होते हैं वो बिक गए, और बाकी जो है वो स्ट्रक्चर जो है बाकी जगह बिक जाता है। तो यहाँ फिलहाल तो कहीं ये और वाली किसी और पोजीशन है। मार्केटों में नहीं, किसी और मार्केटों में नहीं बिकती, वो आम मार्केटों में बिक रही होती है। हम आपको सबको जो है वो जो बेचने वाले हैं वो ये कह के बेच बेच रहे होते हैं कि भाई ये आपको मिलेगा, ये जेन्युइन पार्ट है, ये जो है वो फर्स्ट कॉपी है, और ये काबली है। काबली क्या है? हाँ, वो काबुल काबली से क्या थोड़ी है? आ रहा है, वो काबुल से थोड़ी आ रहा है, काबुल में थोड़ी बन रहा है कोई। वो काबली है ही ये चोरी का माल, जिसको हमने काबली का नाम दे दिया है कि ये काबली जो है वो आपको इतने में मिलेगा। वहां और हम जो है ये काबली के करके और वो खरीद लेते हैं उसको। तो हम क्यों खरीदते हैं? हमें चाहिए कि हम काबली का बाइकाट करें, बहैसियत शहरी तमाम लोग उस चोरी के सामान को नहीं खरीदें। हम जो है वो जेन्युइन पार्ट ले लें, हम जो है वो फर्स्ट कॉपी ले लें, हम जो अवेलेबल मिल रहा है मार्केट में, जो नया सामान मिल रहा है वो सामान ले लें। और काबली को जो है वो आप बाइकाट करेंगे, जब तक हम खुद बाइकाट नहीं करेंगे उसकी खपत रहेगी, वो डिमांड में रहेगा, वो बिकता रहेगा, और वो बिकता रहेगा तो आपकी और हमारी गाड़ियां चोरी होती रहेंगी। और ये सिलसिला ऐसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि हम सामान वो खरीद रहे हैं। हम अपनी ही गाड़ियों का चोरी किया सामान खरीद लेते हैं, तो वो उसकी डिमांड भी बाकी है, और ऐसा वो चलता रहेगा। तो ये बहरहाल ये हम दूसरी तरफ बहस पे चले जाएंगे। अभी बात हो रही थी इस गाड़ी की, तो ये जो गाड़ी है ये बहुत लग्जरी गाड़ी है। इसमें जो है वो इसमें तो अभी फिलहाल अभी तो इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू हुई है, और इसमें दोनों तरफ के दोनों ममालिक जो हैं उनमें से अभी बहुत कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। कई लोगों को जो है इस वक्त पूछगछ की गई है, और अभी हो सकता है इसमें कई बड़े बड़े नाम भी आएंगे, या तो इधर के भी आएंगे या उधर के भी आएंगे, तो ये भी हो सकता है। तो अभी इन पीर को जो है वो बहुत ज्यादा इसमें जो है वो पेशरफ्त होने के चांसेस हैं। पीर को जो है वो जो इसमें पेशरफ्त होगी उससे भी आगाह करेंगे आपको, आप लोगों को। लेकिन इसमें अभी बड़े बड़े नाम भी आ सकते हैं, इसमें जो है वो एक पता चलेगा कि ये एक ही गाड़ी नहीं है, बल्कि हो सकता है जैसा अभी फारूक ने भी बताया है कि इस ये और भी मजीद गाड़ियां हो सकती हैं। ये तो इस वजह से पकड़ी गई है क्योंकि एक बहुत बड़े आदमी की थी, ये उस बाअसर आदमी की थी वहां की, इस वजह से जो है वो ये रिकवर हो गई है। अगर हो सकता है बड़े आदमी की उसकी नहीं होती, तो हो सकता है कि वो इतना ना, ज्यादा वो भी परसू नहीं नहीं करता। एक करते, वो आम भी नहीं शहरी जो होता करते। है वो आम शहरी जो है होता है वो इतना ज्यादा परसू नहीं करता है उसको,
वो भी छोड़ देता है और फिर पुलिस भी छोड़ देती है और फिर जो है वो बात आई गई चली जाती है। लेकिन इसमें जो है वो, क्योंकि ये मामला बहुत हाई फाई था, हाई प्रोफाइल था, तो उन्होंने जो है वो उसको, वहाँ की एजेंसीज जो है इसके पीछे लगी रही हैं और उन्होंने जो है रिकवर कर लिया। एक बात और भी बताऊं आपको, एक गाड़ी और भी रिकवर की है कस्टम्स ने, और वो है हम्म। रेंज रोवर। ये भी बाहर की गाड़ी है और ओ। नॉन कस्टम प्लेट थी वो, हम्म। नॉन कस्टम प्लेट थी वो। और वो भाई साहब जो है वो टिकटॉक पे वीडियो बना के उन्होंने उसके फीचर्स डाले, और टिकटॉक पे जब बना के उन्होंने डाले तो कस्टम्स ने उसको नोटिस कर लिया। और वो जहाँ खड़ी थी उन्होंने उसका बताया हुआ था कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं, और वो उन्होंने जो है वो वहां से उनकी फाइल पूरी निकाली, उनके जो है पता किया, लोकेशन क्या वो पता किया, और वहां पर पहुंच के वो गाड़ी रिकवर कर ली। तो भाई अब जरा टिकटॉक वाले भी जो है ना, वो टिकटॉक पे जो बना रहे हैं चोरी की गाड़ी में ना बनाए। तो स्मगल की हुई टिकटॉक और गाड़ी में ना यूट्यूब बनाए। चैनल जो है, हाँ ये सोशल हाँ, मीडिया जो है वो अब ये भी है, इस तरह से भी जो है वो काम कर रहा है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंफॉर्मेशन है, दे देता है। जी जी, हाँ वो इंफॉर्मेशन उनको दे देता है। इन्फॉर्मेशन दे देता है, बिल्कुल। तो वो उनको भी इन्फॉर्मेशन जा रही है, और ये सब जगह इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, तो सिर्फ अच्छा और इस पे जो है जो भी अच्छा अच्छा, अरमान भाई, आज थोड़ी सी हमने बात करनी है, ये जो सैलाब ज़दगान का इशू है। अब फिर हम फारूक भाई आ जाएं थोड़ा सा, तो फिर अब हम उस तरफ बात करेंगे, कराची के एक और बड़े इशू की तरफ, एमक्यूएम की तरफ। लेकिन एक अब तक मैं लोगों को थोड़ी सी फिगर बता दूं कि जो सिंध के अंदर बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है, उससे कितना कहाँ नुकसान हुआ है, उसके कुछ आदाद शुमार हैं। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बताया ये भी गया है कि बदकिस्मती से जो मिट्टी का इलाका है, वहां पर कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर ये जो इमदादी सामान लेकर जाने वाले जो काफले हैं उनको लूटा गया है। और ये बताया गया है 559 अफराद ऐसे हैं जो इन बारिशों और सैलाब की सिचुएशन से हलाक हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 21,891 जख्मी हुए हैं, और 1,46,500 समथिंग मकानात मुतासिर हुए हैं। और जिसमें से 5,56,000 जो मुकम्मल तौर पे तबाह हैं, ये सॉरी 14,65,000 मकानात तबाह हुए हैं, जिसमें से 5,56,000 मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए। 5,56,000 का मतलब, ये घर की बात कर रहा हूँ मैं, इसका आप अंदाजा कर लें कि एक घर में अगर 5-6 लोग या 10 लोग भी होंगे तो आप उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। अब इसके अलावा जो चीज़ें आई हैं वो तकरीबन तकरीबन कुछ 97 लाख की फिगर है जो कि लोग मुतासिर हुए, 97 लाख अफराद। और 62 अफराद ऐसे हैं जो बिल्कुल बेघर हो गए हैं। और अगर बात की जाए, 6,27,000 सिर्फ लोगों को अब तक मुतबादल जगह दी गई है। और बाकी जो है वो जाहिर है कि जहां उनको जगह मिल रही है वहां पर वो रह रहे हैं। कोई 1,03,066 मवेशी, 1,03,066 मवेशी ऐसे हैं जो कि हलाक हो चुके हैं। तो अरमान भाई, ये बहुत बड़ी फिगर है। बासठ जी हाँ बिल्कुल। लाख लोगों का घरों से बेघर हो जाना, यानी कि तकरीबन 1 करोड़, यानी कि 97 लाख जो है तकरीबन 1 करोड़ हो गया है। कहा गया है कि ये मुतासिर हुए हैं सिंध के अंदर। तो ये तो बहुत खतरनाक किस्म की सिचुएशन है, और ये अभी फ्लड जो है और पानी मुसलसल आ रहा है। तो जी हाँ, और अरमान अभी भाई आपने ये, जो है वो, ये इसमें ये भी लिखा हुआ है बिलाल कि 44 लाख का जो है वो जो क्रॉप एरिया है, जहाँ पे क्रॉप आपकी लगी हुई थी, फसल लगी जी हुई जी थी, जी 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 वो जी। भी तबाह बर्बाद हो गया है। तो आपकी क्रॉप्स जो है खत्म हो गई हैं। और खास तौर पे जो लाड़काना का इलाका है उसमें तो 90% क्रॉप्स जो है वो खत्म हो चुकी है। तो क्रॉप जो है अच्छा, वो ये आपका, आपकी कपास चली गई है जी, आपके खजूर चले गए हैं, आप आम के जो बागात हैं वो तबाह हो गए हैं। और 8 साल तक कह रहे हैं कि आम जो है वो उसकी पैदावार नहीं हो सकेगी। इसके अलावा जो चावल है, कपास है, सब्जियां हैं, ये मुकम्मल तौर पे 100% जो है वो तबाह हो गया है। तो बिल्कुल सही वही बात वाली है। बात, हाँ, जो हम पिछले दिनों कह रहे थे कि पाकिस्तान, और हम सब खुद जाहिर कि पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो कहत साली के लिए हमें जहनी तौर के ऊपर तैयार होना होगा अरमान भाई।
अल्लाह खैर करेगा भाई, कैद साली कोई मजाक नहीं है, बहुत खतरनाक होता है। हाँ यही और बात उसमें कर जो रहा है हूँ एक बिल्कुल बहुत अल्लाह ताला रहम करे हम पर, और हमें इतना जो है वो दे कि हम इससे जो आफत है, अल्लाह ताला हमें इससे निपटने का हौसला भी दे और असबाब भी पैदा करे। अच्छा ये अरमान भाई कहाँ चले गए फारूक भाई? वो तो अब जाहिर है कि उनका टाइम शुरू हुआ है अभी, तो आपको पता है कौन से वाला टाइम? हाँ भाई सही तो बात है। तो फारूक भाई कहाँ चले गए? मेरे ख्याल से मैं देख आपकी के कोई आता हूँ, सेटिंग? आप जब तक गए वो एंगेज करें। नहीं नहीं, आपकी कोई सेटिंग तो नहीं है आप भी निकल जाएं पता चले? आप दोनों ने नहीं कोई तो सेटिंग तो नहीं किया आज? फिर आप अकेले रह जाएंगे और क्या होगा। नहीं आप नहीं 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 अकेले नहीं काफी हैं। वो नहीं 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 नहीं, वो बाबा जी वाली बात के ऊपर आप पूरा दिन फारूक शमी के साथ रहे, कहीं आपने तय किया हो कि आज बात ही ना करनी हो? नहीं नहीं, ऐसे हमने कोई बात नहीं की। तो फारूक भाई फिर कहाँ चले गए? अब फारूक भाई किसी पता करना पड़ेगा, आप भाई आप कहें तो मैं जाके देख कर आता हूँ फारूक भाई कहाँ चले गए। नहीं नहीं, फिर आप भी नहीं आएंगे, मुझे अंदाजा हो रहा है आज कुछ नहीं 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 गड़बड़ नहीं है। नहीं। मुझे लग रहा है कि मना किया गया है कि नहीं जी, बात बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा नहीं अच्छा, नहीं, मैं ऐसा ये एक ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। फारूक अच्छा आप अच्छा, समझते हैं कि ऐसा है? आप फारूक को जितना अब मना करेंगे उतनी ज्यादा बात करेगा। ये तो अब पता नहीं है। ये तो कुछ कह नहीं सकते ना सर। अच्छा ये एक दो कमेंट्स आए थे तो मैं बता देता हूँ जी, कि जो बानी एमकेएम से मुतालिक भी आया था, उनकी जो पिटीशन है उससे मुतालिक भी आया था, उन पर पाबंदी हट रही है नहीं हट रही, इससे मुतालिक भी अभी कमेंट्स आए थे। और जब हम दीगर टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे तो वो कमेंट्स हमने सब पढ़े हैं आपके, तो एक एक करके जवाब दे देता हूँ। बाकी खबरें कुछ फारूक भाई के पास थी, कुछ अरमान भी अब लेके बैठे हुए। ये ये जो और आपने कमेंट लगाया हुआ है, ये तो हमारे जो है फारूक भाई ने दी थी ना खबर, इससे पहले जो आपने कमेंट लगाया हुआ था, अच्छा अच्छा, 6 महीने चले वाली। चले अरमान भाई, ये एक घूमते फिरते आप रिकॉर्ड कैसे रहिएगा कि हमने इनका चला दिया है, ये पहले भी चलाया था और आपको ये शिकायत कर रहे थे कि हमने इनका नहीं चलाया था। मीरपुर खास में क्या लूटा कह गया रहे असल हैं में, ये? ये कह रहे हैं कि मिट्टी में नहीं, मीरपुर खास में लूटा गया है। ये असल में ग्राउंड में है ये, तो हो सकता है जो है वो सरकारी जो अच्छा है वो तौर पर उन्होंने लिखने में गलती कर दी हो। ये हाँ बिल्कुल ऐसी सरकारी तौर पर गलती हो सकती है। अच्छा जी मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ, अगर फारूक समी आ गए तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन फारूक भाई के हिस्से में थी आज शेयर करने की, अब फारूक भाई हो सकता है कि टेक्निकल बुनियादों पर या फिर पतली गली से निकल गए हैं, ये तो जब फारूक भाई आएंगे तो पूछेंगे। तीन चार हम्म। चीजें जो बानी एमक्यूएम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये पहली चीज तो ये है कि जो खालिद मुमताज एडवोकेट और निसार अहमद पंवर ने एक पटिशन दाखिल की खालिद मुमताज के तवस्सुस से, तो वो पटिशन अभी चल रही है और उसमें निसार अहमद पंवर साहब का आना अब जरूरी नहीं है, खालिद मुमताज का पेश होकर अदालत को जो आर्ग्यूमेंट्स है वो देना मकसूद है। अब जो मुमताज साहब है उन्होंने ये तय किया था कि जब भी वो तैयारी कर लेंगे तो वो अदालत में एक अर्जेंट एप्लीकेशन दायर करेंगे और इस केस को जल्द से जल्द लगवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी ये इत्तला है कि अभी तक जो खालिद मुमताज साहब हैं उन्होंने ऐसी एज सच कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की अर्जेंट हेयरिंग के लिए। जाहिर है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर अर्जेंट हुई है तो जाहिर है कि उनको ही अब अर्जेंट एप्लीकेशन दायर करना पड़ेगी। तो देखते हैं कि लेट्स सी कि अगर मंडे को या नेक्स्ट वीक को अगर खालिद मुमताज साहब बेहतर मुनासिब समझे, जैसे कि मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनसे हाई कोर्ट में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम खुद तैयारी करके आएंगे और जो क्वेश्चन रेज किए हैं कोर्ट ने, लीगली पॉइंट जो रेज किए हैं हम उनको उन पर तैयारी करके आकर और अर्जेंट एप्लीकेशन दायर करेंगे। तो दूसरी चीज ये है कि निसार पवर साहब जो है उनकी मिसिंग की जो पिटीशन थी उसके ऊपर जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट्स को और फेडरल जो गवर्नमेंट्स है उनकी जो उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी, फिर उनकी जो लीगल टीम्स हैं सूबाई और वफाकी उनको भी नोटिस हैं। और अब देखना यह है कि नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर क्या अपडेट आती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जी जो एमक्यूएम लंदन राब्ता कमेटी है उनकी मुसलसल इस केस के ऊपर ब्रीफिंग भी है, वो भी चल रही है और वो ये मुतालबा कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर निसार पंवर रिलीज निसार पंवर के नाम से जो है वो एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है और उनका मुतालबा किया जा रहा है कि जी निसार पंवर साहब को फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। उनके जो साहबजादे हैं मोहसिन पंवर, उनके मुताबिक उनके वालिद के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं हैं, और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी उनसे शेयर नहीं की जा रही। तीसरी जो बात है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई के हवाले से हेलो की आवाज या उन पर से पाबंदी का हवाला जहां तक मामला है,
देखिए फारूक समी ने कुछ चीज़ों को इशारे में बताया था, और हम जितना हमसे हो सकता है हम आप तक इंफॉर्मेशन और एक ख़ास तरीक़ेकार के तहत जो पहुँचा सकते हैं वो पहुँचा रहे हैं। फारूक समी ने भी यही बताया था कि नवंबर के जो कुछ मामलात ऐसे हैं, वो लगता है कि वो जो मार्च या अप्रैल के अंदर, ऐसे ही अरमान भाई? मार्च या जी, जी, अप्रैल तक बिल्कुल। जा रहे हैं। ये फारूक समी की इंफॉर्मेशन थी, और लेकिन उनकी एक और इंफॉर्मेशन थी, वो भी आपको बता देता हूँ। फारूक समी की इंफॉर्मेशन और उनके वेल इन्फॉर्म्ड जो सोर्सेज़ हैं, उनके मुताबिक कोई 17 सितंबर की बात हुई थी जो अरमान भाई के जी, जी, कोई बिल्कुल। एक बड़ी एक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो सकती है कराची शहर के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि 7 साल के बाद ये 14 अगस्त के ऊपर एक बड़ी एक्टिविटी नज़र आई। मैं खुद कराची प्रेस क्लब पे था, संडे का दिन था 14 अगस्त, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए, फिर वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, फिर वहाँ से ज़ैनब मार्केट लोग गए, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, सारी चीज़ें हुई। फिर जो सिंध हाई कोर्ट में जो पहले एक आम शहरी ने एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस वक़्त तो कोई भी नहीं था, लेकिन इस मर्तबा ये हुआ है कि ख़वातीन, मर्द कारकुनान जो है वो एक मुनासिब तादाद के अंदर अदालत में थे। तो अब ये जो सिलसिला है वो ज़ाहिर है कोई इंडिकेशंस हैं उनको सरगर्मियाँ बहाल करने के, क्या मामलात हैं, ज़ाहिर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से और उनकी जो भी चीज़ें चल रही होंगी वो चल रही हैं। लेकिन हमने आपको ये बताया था कि फ़िलहाल हमें ये नज़र नहीं आ रहा, जो वेल इन्फॉर्म्ड जो सोर्सेज़ हैं लॉ एनफोर्समेंट के या जिन लोगों से भी राब्ता होता है, कि अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं है मुकम्मल तौर के ऊपर। हर्डल्स मौजूद हैं, और गिव एंड टेक के ऊपर कुछ इश्यूज़ हैं या वन साइडेड इश्यूज़ हैं। ये चीज़ें क्लियर होनी है नवंबर तक, और सितंबर के अंदर कोई एक्सरसाइज़ का प्लान है, नवंबर तक क्लियर होनी है। लेकिन जैसा कि फारूक समी की जो इन्फॉर्मेशन है, उनके मुताबिक नवंबर के अगर मामलात नहीं होंगे, तो ये फिर मार्च और अप्रैल में कहानी चली जाएगी, और उसके बाद हेलो की आवाज़ का आना, ना आना, ये सारी की सारी जो है चीज़ें फिर डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस होंगी। और ऐन मुमकिन है, लेकिन चीज़ यही है कि जिन लोगों ने पाबंदी हटानी है, जो फैसला साज़ इदारे हैं, उन्होंने ये चीज़ तय करनी है। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो ज़ाहिर है कि आने वाला वक़्त बताएगा। फारूक भाई के पास 1-2 इन्फॉर्मेशंस थी मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन अब फारूक भाई जो है वो जैसे ताहिर भट्ट कह रहे हैं कि ताहिर भट्ट कह रहे हैं फारूक भाई ने आज डंडी मार दी। तो अब ऐन मुमकिन है कि लाइट चली गई हो भाई, कराची में रहते हैं हम लोग, ये भी ज़हन में रखिएगा। या जहाँ इंटरनेट कनेक्शन चला गया हो। या इंटरनेट कनेक्शन भी जा सकता है। तो अरमान भाई इसको क्लोज़ करें, वाइंड अप करें, और ये जो फिर कराची की सियासत के हवाले से कुछ लोगों ने जो सवालात किए, इस पे आपकी राय क्या है? तो फिर आप जो है वो फिर करें, और फिर इंशाल्लाह से इसको वाइंड अप करते हैं। तो कराची की सियासत के हवाले से ये है कि आपने डिटेल तो बता ही दी है, जो लोग पूछ रहे थे। उसमें सारी हुँ। डिटेल जो है आपने तफ़सील से बता दी है, और फारूक भाई अभी है नहीं। लेकिन ये इसमें यही है कि जो फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ करेंगे। लेकिन अभी जो है वो फिलहाल मामला यही है, और फिलहाल जो मामला है अभी वो कोर्ट में ज़ेर समाअत है। लेकिन कोर्ट में होगा या कहीं पे भी होगा, बात जब तक बनेगी नहीं, जब तक जो है ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा, उलझाव का शिकार ही रहेगा। बातचीत अभी आगे अगले मरहले में दाखिल नहीं हो रही, बल्कि अगले मरहले में क्या, अभी बातचीत जो है वो बहुत ही इब्तिदाई मरहले में है, और इब्तिदाई मरहले में होती है और फिर वो मुनक़ता हो जाता है सिलसिला। अभी बात आगे नहीं बढ़ी है, अगले मरहले में नहीं गई है। तो जब तक बात अगले मरहले में नहीं जाएगी, ये सिलसिले मुनक़ता होते रहेंगे, तो मामला कोर्ट में भी जाएगा, मामला इसी तरह लटकता भी रहेगा। कभी जो है वो जो खास तौर पे जो उनके कारकुनान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, या जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो जो उनकी उम्मीदें बनती भी हैं, उनकी उम्मीदें टूटती भी हैं। तो अभी ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है, और इसमें जो भी पेशरफ्त होगी या अगर होती है या नहीं होती है, जैसा कि अभी नवंबर के बाद जो है वो थोड़ी बात वाज़ेह होगी इसमें, कि इसके बारे में क्या पॉलिसी होगी। ये नवंबर में या नवंबर के बाद ही इसके बारे में पता चलेगा कि मतलब कि इसकी वाज़ेह हो जाएगा कि क्या पॉलिसी है। तो अभी इसमें फ़िलहाल जो है वो एक स्टेटस को नज़र आ रहा है, और इसमें मज़ीद जो है वो कोई पेशरफ्त अभी हम फौरी तौर पे इसमें कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही, देख नहीं रहे कि इसमें कोई बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा चलें, अच्छा आखिर में मैं आपको थोड़ा-सा सम अप कर देता हूँ जी, ज़हीर केस के हवाले से। ज़हीर केस में कल यानी कि मंडे की बात कर रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, और मैं आपको कुछ 1-2 चीज़ें क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। जो हमारे वेल इन्फॉर्म्ड जो सोर्सेज़ हैं, उन्होंने कहा है कि जब मुबैय्यना मुग़विया का एमएलओ करने के लिए वहाँ कुछ लोग गए, ऑफ़िशियल्स, जिस दिन ये जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने स्टे दिया है, यानी कि सुबह के औकात में, और
पता चला है कि अदालत ने तो ये कह रखा है कि अदालत की इजाज़त के बगैर कोई भी मुबैना मुखबिया से मुलाकात या बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक मुबैना मुखबिया के कुछ रिश्तेदार थे जो कि वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी हैरानी का बायस थे कि किससे परमिशन लेकर कैसे वो वहाँ तक पहुँचे हैं। और इसका मतलब ये है कि जो अदालती फैसला है या डायरेक्शन है, उस पे कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। और बाकी जो चीज़ें हम मुबैना मुखबिया के बारे में, उसकी सेहत के बारे में कह चुके हैं और हमें यही पता चला है कि वो लागर पोजीशन जिसे कह लीजिए, सुस्त कह लीजिए या कमज़ोर जिसे कह लीजिए आप, पहले से कमज़ोर है लेकिन और ज़्यादा जो डिप्रेशन की वजह से, तन्हाई की वजह से आपने इस उम्र में आपने अगर बिल्कुल तन्हा रख दें और एक लंबे अरसे के लिए तन्हा रख दें, तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो ज़ाहिर है कि डिप्रेशन, ज़ाहिर है कि वो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो अब जो मंडे है बड़ा इंपॉर्टेंट है एमएलओ के हवाले से। देखिए, एमएलओ अगर हो भी जाता है तो इस बात को ज़हन में रखिएगा, एमएलओ हो भी जाता है तब भी इस केस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना। एमएलओ हो भी जाता है तब भी इस केस में फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो अगर ज़हीर और उसकी अहलिया के माबैन अज़वाजी ताल्लुकात हुए हैं तो डेफ़िनेटली जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़्फ़ार और जस्टिस अमजद अली सेहतों पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच था, उसकी डायरेक्शंस थी कि वो जाकर अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और 1 माह से ज़्यादा का अरसा उन्होंने एक साथ गुज़ारा है, तो डेफ़िनेटली ये केस उस तरह नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज़, ज़हीर और शब्बीर की बेल जो है वो फ़ाइल हो चुकी है और उसके ऊपर इम्कान ये है कि मंडे को आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इसी के साथ जो निकाह ख्वाह और गवाह है, उसकी ज़मानत के ऊपर भी सिंध हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होने हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें मंडे ही के दिन लग गई हैं, यानी कि सिटी कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी। तो अब देखना है क्या फैसला होना है। बाकी जो चीज़ें, हमारे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तय ज़रूर किया गया है कि इस केस में ज़हीर और शब्बीर को मिसाल बनाना है, उनको सज़ा ज़रूर देनी है। भले से वो 1 माह की सज़ा दें, लेकिन सज़ा लाज़मी दिलवानी है। और ये कहीं पर बता रहे हैं, लोग दावे भी कर रहे हैं कि ये तय हो चुका है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि इनको तोड़ दिया जाए अंदर से मुकम्मल तौर के ऊपर। और ये जो मुबैना मुखबिया से जो रिलेशन है ज़हीर का, अज़वाजी ताल्लुकात और यानी कि निकाह वाला, उसको मजबूर किया जाए कि वो किसी तरीके से उस निकाह का खात्मा अज़ खुद कर दें और ये ऐलान वो खुद कर दें। तो ये चीज़ें हम सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है एक तरफ बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश तो सज़ाए मौत की भी है, उम्र कैद की भी है, बहुत से कुछ है, लेकिन हकीकत में मामला ये है कि उनका लीगली तौर के ऊपर इस तरह का कोई जो है वो आप कह लीजिए कि अमली तौर पर हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये हम ज़रूर सुन रहे हैं कि ये कहीं न कहीं कुछ लोगों ने ये तय ज़रूर किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपना पूरा असर और रसूख इस्तेमाल करके, प्रोसिक्यूशन को यूज़ करके, इदारों को यूज़ करके इनको सज़ा लाज़मी दिलवाएँ। ये कहीं न कहीं चीज़ तय हुई है, जो हमें पता चली है। और यही वजह है कि ये जो अभी से माहौल बनाया जा रहा है कि जी सज़ाए मौत हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी और यूँ होगा, फलाँ होगा, ये उसी तरफ लोगों का ज़हन बनाने के लिए। लेकिन हम भी आपको बता दें कि ये सब कुछ कहीं न कहीं तय अदालतों से बाहर कुछ लोगों ने किया है और वो प्रोसिक्यूशन का इस्तेमाल और इदारों का इस्तेमाल, बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल, प्रेशर को डेवलप करना, लोगों के अंदर इस किस्म की जो है वो एक कैंपेन को लॉन्च करना, ये सारी की सारी जो है ये चीज़ें की जा रही हैं और इसके मकासद ज़ाहिर है कि आप जानते हैं बेहतर तरीके से। अगर अमली बात करें तो हमें कानूनी तौर के ऊपर ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर ट्रायल कोर्ट से ये कामयाब हो जाते हैं सज़ा दिलवाने में, ख्वाह वो 1 माह की हो, 5 साल की हो, 7 साल की हो, तो डेफ़िनेटली 2 महीने, 3 महीने के बाद सिंध हाई कोर्ट के अंदर से तो ऑलरेडी उस सज़ा ने कलअदम हो ही जाना है। लेकिन ज़ाहिर है एक तरफ ये प्लान कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक अदालतें अपनी सूरत-ए-हाल में हैं, फिर एक सबसे बड़ी अदालत उस रब्बुल आलमीन की है, जो सबके ऊपर चेक भी रखता है, फिर देखता भी है, रस्सी ज़रा दराज़ ज़रूर करता है, लेकिन किसी के ऊपर इतना बोझ नहीं डालता, जो कि वो बर्दाश्त ना कर सके। तो अरमान भाई, चूँकि फ़ारूक समीर नहीं आए, तो आज इसको वाइंड अप करते हैं इसी बात पे और फिर कल संडे अगर टाइम मिला तो आएँगे, अदरवाइज़ कुछ मसरूफ़ियत है। तो अभी से बता रहा हूँ अरमान भाई कि कल मसरूफ़ियत है, तो ऐन मुमकिन है कि हम ना आ सकें। तो मंडे के लिए दीजिए इजाज़त और मंडे को अलस-सुबह जो है वो आपको फ़ौरन-फ़ौरन खबरें मिलना शुरू हो जाएँगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले फ़ारूक समी का यूट्यूब चैनल है रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर भाई का है अरमान साबिर व्लॉग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।